नमस्ते वानर सेना। कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। तो बच्चे आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर और इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन 20 यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ और इसके लिए हम शायद से कितना टाइम लेंगे, कुछ 20 से 25 मिनट लेंगे और सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वन मार्कर क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इतने बार ये चैप्टर पढ़ लिया, इतने बार ये चैप्टर पढ़ लिया कि अब हम एक एक मिनट में एक एक वन मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे प्लीज क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अपने एग्जाम पेपर में यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर दिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, और हमारा पहला सवाल है आज का, which of the following is a property of homogeneous mixture। तो बच्चा आप ही मुझे बता दो, homogeneous mixture जब हम कहते हैं इसका क्या समझते हो आप, है ना। मिक्सचर यानी कि कोई मिश्रण होगी और होमोजीनियस का मतलब हमें समझ आता है कि होमोजीनियस समानता होगी। यहाँ पे जो भी मिश्रण हम लेंगे इस मिश्रण में समानता होगी। तो यानी कि क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि the composition can be distinguished with naked eye। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। it has an uneven distribution of components, नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है homogeneous। तो यानी कि the composition is the same throughout। ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि homogeneous मिक्सचर का मतलब ही है एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे समानता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ चलो दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के लिए यहाँ से कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, आप ही बता दो। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। एक कंपाउंड को अगर आप लेते हो तो किसी फिजिकल मेथड से तो आप इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी को देखो, इट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। क्या ये जरूरी है? नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप देखो, दोनों के दोनों फायर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ये मिक्स हो जाते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड बनाते हैं, वाटर, वाटर हैज अ टेंडेंसी टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर को बुझा देता है वाटर। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एक्चुअली फायर का साथ देते हैं। तो यानी कि हम इसे भी सही नहीं कह सकते। ऑप्शन सी को देखते हैं। इट हैज अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। यस, अगर मैं वाटर की बात करूं तो H2O आप कहीं से भी ले लो, ऑस्ट्रेलिया से ले लो, हिमालय के बाहर के सामने से ले लो, अपने घर का ले लो, अपने घर के नाली में से उठा लो, लेकिन कहीं पे भी जाओ H2O का मतलब ये वाटर ही होगा। वाटर के फॉर्मूला को आप कभी चेंज नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन H2O2 लेके भी तो मैम वाटर ही होना चाहिए। नहीं, ये कॉम्पोजिशन जो होती है ये हमेशा ही एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, अमेजिंग। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विद वाटर। जब आप रेत और पानी को एक साथ मिला देते हो तो ये क्या बनाएगा? क्या ये सोल्यूशन बना सकते हैं? नहीं बच्चे, सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट जो होता है ये सॉल्वेंट में बिल्कुल ही मिक्स्ड होता है। यानी कि आप अपने आंखों से देख नहीं सकते हो, है ना। आप अपने आंखों से जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को किसी सॉल्वेंट में देख नहीं सकते हो, या फिर जब वो सोल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पे सैंड जो होगी वो पानी में हमें दिखाई देगी। दूसरा देखो, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो कोलॉइड्स में भी जो होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि मान लो दूध, दूध एक कोलॉइड है, और क्या दूध के पार्टिकल्स को आप अलग से अपने आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन यहाँ पे सैंड जो है ये पानी में मिक्स तो नहीं होगी, बल्कि वो जो है ना ऐसे लटकती रहेगी और धीरे धीरे कुछ ना कुछ मोशन होता रहेगा, और बहुत टाइम के लिए ऐसे खुला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, तो फिर हो सकता है कि वो सेटल डाउन हो जाए। तो क्या हम उसे एलॉय कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बट वी कैन कॉल इट अ सस्पेंशन। तो हमारे लिए ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानते हो इस बात को? सहमत हो मेरे से? बहुत बढ़िया। आओ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइड। कोलॉइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा है? टिंडल इफेक्ट दिखाता है बस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है कि यस, इट डज शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो बिल्कुल कोलॉइड जो है वो दिखाता है। द मिक्सचर इज होमोजीनियस, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नॉट एट ऑल। मिक्सचर इज होमोजीनियस, नॉट एट ऑल। द कंपोनेंट आर विजिबल टू द नेकेड आई, नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन ए इज आवर ओनली करेक्ट आंसर। अमेजिंग, मूविंग अहेड। पांचवें सवाल पे पहुंच गए। पांचवा सवाल है, what is the nature of the solution formed when small compound of
नहीं नहीं सॉरी, सोल्यूशन की क्या नेचर होगी अगर बहुत ही छोटी मात्रा में आपने नमक जो है पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो देखो सवाल में साफ बोल रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि इतना कम मात्रा नमक हमने डाला है पानी में कि इसके पास अभी बहुत कैपेसिटी है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा नमक को जो है ये डिसॉल्व करवा सकता है। करेक्ट। इफ दैट इज द केस तो आप ही बताओ फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड तो हम बुला ही नहीं सकते, क्योंकि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड वो मेरी बिरयानी वाली स्टोरी याद होगी ना, यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो गए और यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा खा लिया, अब आपको उल्टी आ रही है, आप इससे ज्यादा और नहीं खा सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि ये अनसेटिस्फाइड है और अभी इसमें कैपेसिटी है कि बहुत सारा और नमक जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है और आई होप कि आप मेरे से सहमत हो। आओ चलो छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, क्या इफेक्ट है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, मतलब अगर एक सॉलिड को हमने लिक्विड में सॉल्युबल किया है तो इसकी सॉल्युबिलिटी तापमान बढ़ाने से कैसे इफेक्ट हो जाएगी। बच्चा ये तो बहुत ही आसान है, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट करोगे तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गैप मेंटेन करते रहेंगे, यानी कि इस गैप में आप बहुत सारा और सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। तो यस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सॉल्युबिलिटी विल डू व्हाट, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन गाइस। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 350 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। बच्चे मास बाय मास परसेंट पूछा है तो हमें पता है कि ये जो हमारा 50 ग्राम ऑफ शुगर है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉल्यूट बन जाता है, और ये जो 350 ग्राम ऑफ वाटर है ये हमारा होता है सॉल्वेंट। और मास बाय मास परसेंट अगर हमें निकालना है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 350 प्लस 50, यानी कि ये हो जाएगा 400, और इसका हमें क्या करना है मास बाय मास परसेंट, तो यानी कि यहाँ पे हम ऐसे 100 लिख देते हैं तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, और 4 आई थिंक अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 2 जार 4 होता है, और 2 2 जार 4 यहाँ पे भी 2 5 जार 10, 25/2 अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 14.5, तो 12.5% है ना। क्या ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होता है? आओ चलो देख लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया जवाब, यस ऑप्शन डी 12.5% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो बच्चा मुझे बहुत ज्यादा मैथ्स आता नहीं है तो आप एक बार जरूर देख लेना कि ये मैंने सही किया है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है मैंने सही किया है। थोड़ी बहुत अरिथमेटिक मैथ्स आती है तो उतने में से मुझे लग रहा है कि मैंने सही सॉल्व कर दिया, पर आप देख जरूर लेना, ठीक है, एक और बार कैलकुलेट करके। आप आठवें सवाल पे पहुंच गए बच्चे। आठवां सवाल हमारा, आइस वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट, किस तरह की प्रॉपर्टीज, आप सबको पता है कि आइस वाटर एंड वाटर वेपर यानी कि लिक्विड वाटर, सॉलिड वाटर एंड व्हाट गैसियस स्टेट में वाटर, तो ये क्या है, ये मैटर के 3 स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो यहाँ पे क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, यस, बट दे आर द सेम केमिकली, केमिकली ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि दोबारा से हमारा ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होता है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज डैश इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी चीज यहाँ पे लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में। अरे अरे अरे, एक सवाल देखो यहाँ पे जो आयोडीन दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं, मैं इसको फ्लोरीन कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर एक ही बिरादरी के लगेंगे सारे, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन एक ही फैमिली के हैं, यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, सही बात है, यस। आगे बढ़ते हैं चलो, 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए। 10th क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, देख लो, फोम दिखाएगा, स्मोक दिखाएगा, सोप सोल्यूशन दिखाएगा, यस ऑल ऑफ देम विल शो, तो क्या हम इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो पहुंच गए हैं हम 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन है बच्चा, इन अ कोलॉइडल सोल्यूशन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट इज, ठीक है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है स्मॉलेस्ट अमाउंट में उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चे कोलॉइडल सोल्यूशन ही है। अब सोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है ये मिला के बनाता है आपका सोल्यूशन, है ना।
कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है ना, इसको बनाते हैं डीपी। कौन? दीपी का पादुकोण ने। डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, तो डीपी प्लस डीएम बनाते हैं आपका कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, डीपी प्लस डीएम जो है ये दोनों मिलके बनाते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बराबर कौन? डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट के बराबर कौन? डिस्पर्शन मीडियम। तो यस, ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्स्ड फेज पे जो है आप क्लिक कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टिकल साइज द स्मॉलेस्ट? पार्टिकल साइज सबसे छोटी कहां होती है? पार्टिकल साइज बच्चे सबसे छोटी ऑब्वियसली सोल्यूशन में होगी, क्योंकि सोल्यूशन एक ऐसा ऐसा मतलब ऐसा एक चीज है, ऐसा एक सब्सटेंस है जहां पे सॉल्यूट आपको दिखते ही नहीं है। कोलॉइड्स में फिर भी जो है, हाँ आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसको कुछ और डिवाइस वगैरह लगाएंगे तो हो सकता है दिखाई दे दे आपको। ठीक है, सस्पेंशन में तो दिखते हैं, वो इमल्शन में भी थोड़ा बहुत आपको दिख ही जाएगा, मतलब समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं समझ आ सकता। सोल्यूशन में सॉल्यूट की पार्टिकल सबसे छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चे। 13th क्वेश्चन क्या है देखो, द पार्टिकल साइज इन अ सस्पेंशन इज लो। कर लो बात, ये तो आपको याद होना चाहिए। सस्पेंशन में ऐसा एक पार्टिकल साइज होता है जो कि हमें नेकेड आई से दिखता है, तो यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो नहीं सकता, ये इतनी छोटी होती है कि हमें नहीं दिखाई देती। तो लेस देन 1 नैनोमीटर तो कतई नहीं हो सकता, इक्वल टू 1 नैनोमीटर ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते चलो, कोई ना साथ दे तो एकला चलो। Which of the following is an example of an element? इनमें से कौन सा एलिमेंट है? देखो बच्चे, HF इसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है। CO इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। HI इसमें हाइड्रोजन है और आयोडीन है, लेकिन इसे देखो, इसमें कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ये कौन है? ये होता है हमारा कोबाल्ट, और कोबाल्ट जो है ये एक एलिमेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, कोबाल्ट जो है ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि which of the following is an example of a compound? इनमें से कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल है? सीधी बात, नो बकवास, NaCl जो है ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 16th क्वेश्चन, which of the following is a property of compounds but not of elements? देखो, ये सवाल में ये कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, और एकदम बराबर आपको बताना है कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बिल्कुल सही, मतलब ये तो नहीं हो सकता हमारा आंसर। मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, देखो कंपाउंड जो होगी ना, कंपाउंड में 2 तरह के एटम होते हैं, लेकिन ये तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ही ना, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही टाइप के एटम से बना होता है, तो इस पे भी नहीं क्लिक कर सकते। शो यूनिक प्रॉपर्टीज, दिखाते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल एलिमेंट भी अपना यूनिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कंपाउंड भी अपना यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, नहीं, ये आप एलिमेंट के लिए कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये चीज इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल तो क्या, अपने ऐसे नॉर्मल किसी फिजिकल कंडीशन में तो आप नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह के फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको एलिमेंट को, मतलब मान लेते हैं कि अगर O2 की कोई मॉलिक्यूल है और उसे आप तोड़ना चाहते हैं, तो इट हैज टू बी केमिकली डन, यू कांट डू इट फिजिकली, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हुए, in the case of a colloidal solution of fog, the dispersed phase and dispersion medium are, फॉग की बात करें तो बच्चा आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि रात को अगर फॉग रहती है तो सुबह को ना आपको ऐसे पत्तों में, स्कूटर के कवर में, गाड़ी के ऊपर आपको छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखते हैं, तो डेफिनेटली डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वाटर। और इसे कैरी कौन करता है? इसे डेफिनेटली एयर कैरी करता है। तो क्या मैं ऑप्शन डी वाटर एंड एयर पे क्लिक कर दूं? सहमत हो आप लोग सब मेरे से? होना ही पड़ेगा, सहमत तो हो गई आप। चलो आगे बढ़ते हैं, 18th question, which of the following is an example of a colloid where the dispersion medium is liquid and the dispersed phase is solid? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कोलॉइड का जहां डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड है और जबकि डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो सॉलिड होती है। तो सबको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए सोल इज द करेक्ट आंसर। सोल जो होता है उसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होती है और जो डिस्पर्स फेज होता है वो हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 19th क्वेश्चन है हमारा,
कि द solubility ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर इज 25 ग्राम, ठीक है, और कितने पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब 100 ग्राम पानी अगर लोगे तो कितना डिजोल्व होगा, 25 ग्राम यहाँ पे डिजोल्व होगा। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मच सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। यार सीधी बात है, देखो 100 ग्राम को इन्होंने जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया आपका 500 ग्राम। अब 100 ग्राम में पर 100 ग्राम में 25 ग्राम जो होता है वो डिजोल्व होता है, तो हम सीधे सीधे इसको 25 इंटू 5 कर देते हैं। 5 5 25, हाथ में रह गया 2, 5 2 10, 11 12, तो 125 ग्राम यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, सब लोगों ने देख लिया करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, 28th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यू ऑल, लास्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। और देखो हम कुछ 15-16 मिनट में जो हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन विद 10% शुगर कंसंट्रेशन बाय मास। तो यहाँ आपको जो है मास बाय मास परसेंट की जो परसेंटेज है वो इन्होंने दे रखी है, यानी कि हम 10% लिख सकते हैं। 10% इज इक्वल टू, अब देखो ग्राम्स ऑफ शुगर यानी कि हमें सॉल्यूट नहीं पता, तो इसे हम x मान लेते हैं, और हमारा जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, सोल्यूशन का जो मास होगा वो हम लिख देते हैं 200 प्लस एक्स। बढ़िया, यस कर सकते हैं। तो देखो x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स, इतना कर देते हैं हम, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स, यानी कि इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, x मल्टीप्लाइड x डिवाइडेड बाई 200 प्लस x, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकती हूँ। चलो ठीक है, अब इस चीज को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स को, इसको जो है हम यहाँ ले चलते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जो है हम यहाँ ले चलते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10x, ठीक है। अब क्या है, बस इसको सॉल्व करना है। अब देखो 10x से इस x को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 9x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2s are 18, फिर यहाँ पे भी कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कुछ 9 2s are 18 बोला ना, तो ये यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से 20, 9 2s are 18, फिर उसके बाद 2 2 2, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है 22.2 ग्राम, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। बस दैट्स इट, बात ही खत्म। इस पे कुछ डरने वाली बात थी? ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन कितने आसान थे, इनको अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं नोट करोगे कोई बात नहीं, स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। आई होप एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो सेशन है ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, लाइक बटन पे बिल्कुल क्लिक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि कुछ कर्मा आपके शरीर में भी, आपके सर के ऊपर में भी अच्छा अच्छा आ जाए। और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहना, ठीक है, और सब्सक्राइब रहना इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे 9 के कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो विद दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव, टाटा बाय बाय, आई सी यू लेटर, bye bye and have a nice day.